कहते हैं अगर आप कब्रिस्तान में जाकर किसी को पुकारते हैं और अगर कोई आत्मा ये पुकार सुन ले तो वो आपके पीछे पड़ जाती है। आज सीरत का जन्मदिन है और आज भी ऑफिस से निकलने में सीरत को 9 बज चुके थे। उधर घर पर सीरत के पति ऋतिक ने सीरत के लिए एक सरप्राइज़ तैयार कर रखा था। सीरत काम में इतनी मशगूल थी कि पूरे दिन उसे एक बार भी ये याद नहीं आया कि आज उसका जन्मदिन है। खैर, गाड़ी लेकर सीरत घर की तरफ निकली ही थी कि हमेशा की तरह उसकी पुरानी सी गाड़ी ने उसका साथ छोड़ दिया और गाड़ी बंद हो गई। इंजन पर पानी डालकर ठंडा करने के लिए सीरत के पास इतना पानी भी नहीं था। इधर उधर देखा तो सीरत की नज़र उसकी दाईं ओर एक बड़े से गेट पर पड़ी जिस पर लिखा था ग्रेवयार्ड। सीरत ने सोचा शायद यहाँ कोई चौकीदार होगा जो शायद उसकी मदद कर देगा, और वैसे एक खाली बोतल तो थी सीरत के पास। वही बोतल लेकर सीरत उस कब्रिस्तान के अंदर घुसी और घुसते ही सीरत ने देखा कि वहीं एक तरफ चौकीदार कुर्सी पर बैठा बीड़ी पी रहा था। सीरत ने उसे अपनी समस्या बताई। उस चौकीदार ने बीड़ी का एक कस भरते हुए सीरत को सिर से लेकर पैर तक देखा और फिर बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए कहा, मैडम, कब्रिस्तान में औरतों का आना मना है, मगर अब आप आ ही गई हैं तो पीछे एक छोटा सा तालाब है, जाइए भर लीजिए बोतल। सीरत पीछे की तरफ जा रही थी, तब उसका फ़ोन रिंग हुआ। देखा तो फ़ोन ऋतिक का था। उठाने पर सामने से ऋतिक बोला, अरे बर्थडे गर्ल, कहाँ रह गई? सीरत ने हैरानी भरे स्वरों में कहा, ओहो, क्या बात है, तुम्हें याद है आज मेरा जन्मदिन है? ऋतिक ने कहा, तो क्या, याद कैसे नहीं होगा। उस छोटे से तालाब से पानी भरते भरते सीरत ने ऋतिक से कहा, तो बताइए जनाब, क्या है तोहफा मेरे लिए? ऋतिक बोला, जो तुम हुक्म करो मोहतरमा। सीरत ने कहा, बस साए की तरह तुम हमेशा मेरे साथ रहना। सीरत का इतना कहना भर ही था कि तालाब के बीच से पानी चारों ओर उछला और फ़ोन भी कट हो गया। सीरत ने देखा तो उसके फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं बची थी और पानी उछलने की वजह सीरत ने सोची कि तालाब में कोई बड़ी मछली है। खैर, पानी की बोतल भरकर सीरत ने जाकर गाड़ी के इंजन पर पानी डाला और गाड़ी स्टार्ट करके सीधा घर पहुंची। घर पहुंचकर सीरत ने ऋतिक के साथ अपना जन्मदिन मनाया और करीबन 12 बजे के आसपास दोनों सोने गए। सीरत को नींद आए कुछ ही देर हुई होगी कि तभी अचानक मुंह पर पानी के छींटे लगने से सीरत की नींद टूटी। आंखें खोली तो सीरत अपने बेडरूम में होने की जगह उसी कब्रिस्तान में थी जहां से उसने पानी लिया था। वहां एक कब्र पर लेटी सीरत और उसके सामने एक लंबा सा कोई अपने आप को चेहरे से लेकर घुटनों तक काले लिबास से लपेट कर खड़ा सीरत के मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। घुटनों से नीचे उसकी टांगें माचिस की तीली जितनी पतली थी। सीरत के चेहरे पर पानी के छींटे मारते मारते वो एक भयानक आवाज़ में कुछ बोल रहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, साए की तरह। इस आवाज़ और इस डरावने माहौल ने सीरत के रोंगटे खड़े कर दिए और फिर उस आदमी ने सीरत पर पानी के छींटे डालना बंद किया और धीमे धीमे चलकर कब्र पर लेटी सीरत के पास आकर बैठा और अपने चेहरे पर से वो काला नकाब हटाया। उसका वो जला कटा मैला कुचला सा चेहरा देख सीरत की चीख निकली और उसकी नींद टूटी। चीख सुनकर ऋतिक भी उठा और उसने डरी सहमी सीरत से पूछा कि वो चीखी क्यों। अपने सामने ऋतिक को और खुद को अपने बेड पर पाकर सीरत को समझ आया कि वो सपना देख रही थी। सीरत ने ये सपना ऋतिक को बताया। ऋतिक ने कहा कि ये महज एक सपना था, वो इसे भूलकर सो जाए। सीरत ने ऐसा ही किया। अगली सुबह जाने क्यों, लेकिन सीरत को बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, इसीलिए उसने ऑफिस से छुट्टी करने की सोची। लेकिन ऋतिक का उस दिन ऑफिस जाना बेहद ज़रूरी था, इसलिए मजबूरन ऋतिक को ऑफिस जाना पड़ा। घर में सीरत अकेली थी और थकान की वजह से अब तक अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके ही लेटी थी कि तभी उसका फ़ोन नोटिफाई हुआ। फ़ोन उठाकर देखा तो एक टेक्स्ट मैसेज आया था जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे ही घर में हूँ। ये मैसेज पढ़कर
एकदम सीरत की सारी थकान डर में बदल गई। सीरत उठी और उसके उठते ही अलमीरा से एक आवाज़ आई। सीरत ने धीमे धीमे जाकर अलमीरा को खोला तो अंदर उसे कुछ भी नहीं दिखा और अलमीरा बंद करके सीरत जैसे ही पलटी तो सामने का नज़ारा देख सीरत की आंखें फट के बाहर आने को हो गई और सीरत की एक चीख निकली। उधर ऋतिक के कई बार फ़ोन करने पर भी जब सीरत ने कॉल नहीं उठाई तो ऋतिक को चिंता हुई और वो ऑफिस से तुरंत अपने घर के लिए निकला। घर पहुंचकर जो ऋतिक ने देखा उसने उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी, क्योंकि ऋतिक के सारे घर का सामान ऐसे बिखरा पड़ा था मानो किसी बैल ने उसके घर में घुसकर धमा चौकड़ी मचाई हो। और जब ऋतिक के पुकारने से भी सीरत की कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई तो ऋतिक की घबराहट और भी बढ़ गई। ऋतिक ने पूरा घर छान मारा लेकिन उसे सीरत कहीं नहीं दिखी। लेकिन जब आखिर में ऋतिक बेडरूम में घुसा तो अंदर घुसते ही उसे किसी की गहरी सांसों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दी। ध्यान लगाकर वो आवाज़ सुनने पर ऋतिक को मालूम पड़ा कि वो सांसों की आवाज़ पलंग के नीचे से आ रही थी। ऋतिक ने अपनी जगह पर ही धीमे धीमे झुककर पलंग के नीचे देखा तो पाया सीरत पलंग के नीचे लेटी ऋतिक की तरफ देखती मुस्कुरा रही थी। सीरत की वो जहरीली मुस्कान और बिल्कुल सफ़ेद आंखें ऋतिक के मन में कई सवाल पैदा कर रही थी। लेकिन ऋतिक के कुछ बोलने से पहले ही पलंग के नीचे लेटी सीरत बोली, क्या देख रहा है? सीरत मेरी है और मैं इसका। तेरे लिए यहाँ से चला जाना ही ठीक होगा। सीरत की ये भयानक आवाज़ सुनने के बाद ऋतिक शायद समझ चुका था कि आखिर समस्या क्या है। इसीलिए बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद करके ऋतिक सीधा अपने पड़ोस वाले आनंद के घर गया। आनंद तंत्र विद्या जानता था। ऐसी चीज़ों से निपटना आनंद को बखूबी आता था। इसीलिए ऋतिक आनंद को अपने साथ अपने घर लेकर आया। आनंद ने घर में घुसते ही ऋतिक को बताया कि सीरत पर एक बहुत शक्तिशाली साये का कब्जा है और ये कब्रिस्तान से सीरत के पीछे लगा है और इसे हटाने के लिए हमें सीरत को कब्रिस्तान ही लेकर जाना होगा। इस चर्चा के बाद ऋतिक आनंद को बेडरूम में लेकर गया, लेकिन इस बार सीरत पलंग के नीचे नहीं बल्कि पंखे के ऊपर बैठी थी और आनंद को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। तुम दोनों मरोगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर सीरत पंखे के ऊपर से सीधा आनंद के सामने कूदी और तभी आनंद ने एक क्रॉस का निशान सीरत के माथे पर लगाया और उसी के साथ सीरत बुरी तरह कांपने लगी और कांपते कांपते बेहोश होकर गिर पड़ी। ऋतिक और आनंद सीरत के बेहोश होने के बाद उसे कब्रिस्तान लेकर पहुँचे। कब्रिस्तान पहुँचते ही ऋतिक की गोद में सीरत एक बार फिर पूरी तरह कांपने लगी। आनंद ने ऋतिक से कहा कि वो सीरत को ज़मीन पर लेटा दे। ऋतिक ने उसे लेटाया और तभी आनंद ने हॉली वाटर सीरत पर छिड़कते हुए कहा, चला जा, इस बच्ची को छोड़ दे। जवाब में सीरत ने भी लेटे लेटे कुछ कहा, इसने खुद मुझे अपना बनाया है और अब ये सिर्फ मेरी है। आनंद ने गले से क्रॉस का निशान निकाला और कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए सीरत के माथे पर वो क्रॉस रखा। उसी के साथ सीरत चिल्लाती हुई हवा में उड़ी। दूसरे ही पल वो नीचे भी गिर गई। वो साया सीरत को मुक्त कर चुका था। खैर 3 दिन बाद सीरत को होश आया। कमज़ोरी इतनी थी कि सीरत से चला भी नहीं जा रहा था। उस रात जब ऋतिक सीरत को खाना खिला रहा था तब ऋतिक ने सीरत का गाल छुआ और उसी के साथ सीरत की आंखों में लाल खून के साथ साथ चेहरे पर गुस्सा उतर आया और सीरत ने एक हाथ से ऋतिक को धक्का दिया। ऋतिक उड़ता हुआ पीछे दीवार से ज़ोर से टकराया। उसके सर पर गहरी चोट आई। धीमे धीमे बंद होती आंखें सीरत को सामने खड़ी देख पा रही थी और कुछ ही पलों में ऋतिक बेहोश हो गया। दौड़ता भागता मोनू अपने घर पहुंचा। सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सांस उतारने के लिए बिस्तर पर बैठा और बैठते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी बगल में कोई और भी बैठा है।
लेकिन मोनू के साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसा हो रहा है। रात को जब मोनू घर लौटता है तो कुत्ते उसे खूब दौड़ाते हैं और घर में कोई ऐसा मौजूद है जो मोनू के सामने होता है लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। मोनू ने ये बात बड़ी गंभीरता से अपने दोस्त पिंटू को बताई तो पिंटू ने मोनू का मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो तू कहना चाहता है कि तेरे घर में भूत है? मोनू ने कहा, मैं कहना नहीं चाहता बल्कि मेरे घर में सच में भूत है। पिंटू ने कहा, अच्छा चल मुझे भी मिला तेरे घर के भूत से। इसी एक छोटी सी बहस के बाद मोनू और पिंटू दोनों पहुँचे मोनू के घर और जाते ही दोनों ने अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ यानी शराब पीना शुरू किया। ज़मीन पर बैठे दोनों अपनी अपनी बहादुरी के डींगे हाँकते हुए शराब पिए जा रहे थे, लेकिन जब पानी की बोतल पूरी खाली हो गई तब पिंटू लड़खड़ाता हुआ अपनी जगह पर खड़ा होकर रसोई की ओर चला फ्रिज से पानी की बोतल लाने के लिए। पिंटू को इतनी चढ़ चुकी थी कि वो दीवार को पकड़ता पकड़ता रसोई तक पहुंचा और फिर फ्रिज तक। जैसे ही पिंटू ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो एक पल में पिंटू का सारा नशा उतर गया और उसकी एक भयानक चीख पूरे घर में गूंजी, क्योंकि फ्रिज में एक लड़की का कटा सर पड़ा था। पिंटू की चीख सुनकर मोनू भी दौड़कर रसोई में आया और उसने पूछा कि क्या हुआ, वो चीखा क्यों? तो फटी आंखों से घुटनों के बल बैठे पिंटू ने मोनू की तरफ देखते हुए कहा, वो देख भाई, तेरे फ्रिज में क्या है? मोनू ने फ्रिज की तरफ देखा और फिर कहा, लगता है भाई तुझे चढ़ चुकी है, तू और मत पी। मोनू की ये बात सुनकर पिंटू ने दोबारा फ्रिज की तरफ देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि फ्रिज में कोई कटा सर नहीं था। पिंटू को अब समझ नहीं आ रहा था कि मोनू को क्या जवाब दे। इसीलिए मोनू ने पिंटू को बहला फुसला कर सुलाया और खुद बाथरूम में गया और शीशे के सामने खड़े होकर अपनी लाल आंखों को देखने लगा और तभी उसकी कमर पर उसे एक स्पर्श महसूस हुआ और धीमे धीमे शीशे में मोनू के पीछे से उसे एक बिना सिर वाला धड़ खड़ा होता दिखाई दिया। मोनू चिल्लाकर पीछे पलटा, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था, मगर एक पल के इस नज़ारे ने मोनू का सारा नशा उतार दिया था। मोनू दौड़कर बाथरूम से बाहर निकलकर उसी कमरे में आया जहां पिंटू लेटा था, लेकिन मोनू ने उस कमरे में पहुंचकर पाया कि पूरे कमरे में पिंटू कहीं नहीं था। मोनू ने पिंटू को पुकारा तो पिंटू की तो नहीं बल्कि एक लड़की के रोने की आवाज़ मोनू के कानों में पड़ी। मोनू ने इधर उधर देखा तो पाया एक कोने में एक लड़की घुटनों में सर दबाए बैठी सुबक रही थी, और जब मोनू ने उससे पूछा कौन हो तुम, तो एकदम उस लड़की का रोना बंद हुआ और उसने कहा, मैं हूँ अनामिका। और इतना बोलकर उस लड़की ने अपनी गर्दन उठाई। उसका चेहरा देख मोनू के पूरे बदन में एक बिजली सी दौड़ पड़ी। मोनू दौड़ा कमरे से बाहर और सीढ़ियों से दौड़ता हुआ छत पर पहुंचकर पानी की टंकी के पीछे छुप गया। कुछ देर वैसे ही एक औरत के रोने की आवाज़ मोनू को चारों तरफ से आती सुनाई देती गई, और जब कुछ देर बाद वो आवाज़ शांत हुई तब मोनू ने एक चैन की सांस लेकर सर टंकी से लगाया, और सर टंकी पर लगते ही अंदर एक सख्त सी चीज़ मोनू को महसूस हुई। मोनू ने इधर उधर देखकर खड़े होकर टंकी खोली, और चांद की रोशनी में जो मोनू ने देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि टंकी के अंदर पिंटू की पत्थरों से बंधी लाश पड़ी थी। पिंटू की लाश टंकी में मिलना और अनामिका का मोनू के घर में होना, ये सब झेलने की मोनू के अकेले की बस की बात नहीं थी। इसीलिए मोनू ने अपने एक और दोस्त राजन को फ़ोन लगाया और उससे कहा, भाई वो मेरे घर में है, उसने पिंटू को मार दिया है और मुझे भी मारने वाली है, तू आजा भाई, आजा, बचा ले मुझे। राजन मोनू का खास दोस्त था और आज तक के किए गए सारे 2 नंबर के कामों में पिंटू, मोनू और राजन तीनों एक साथ रहते थे।
इसीलिए अपने दोस्त मोनू की तकलीफ़ सुनकर राजन दौड़ पड़ा मोनू के घर की तरफ और रात के अंधेरे में उन सुनसान सड़कों पर दौड़कर राजन 15 मिनट में मोनू के घर पहुंचा। खुले दरवाजे से अंदर घुसा और फिर सीधा बेडरूम में पहुंचा और पहुंचकर देखा कि एक लड़की अपने चेहरे को बालों से ढककर अपनी गोद में मोनू की लाश को लेटा कर बैठी थी और अपने लंबे नाखूनों को बार बार मोनू की आंखों में धंसा रही थी। ये देखकर राजन का कलेजा उसकी हलक में आ गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके राजन बोला, कौन हो तुम और क्यों मारा मेरे दोस्तों को? इसी के साथ उस लड़की ने बोलना शुरू किया, मैंने तेरे दोस्तों को मारा और कोई कुछ नहीं कर पाया, और मैं अब तुझे भी मारूंगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे मेरा बाप खुदकुशी के अलावा कुछ नहीं कर पाया था जब तुम तीनों कमीनों ने मुझे मारा था। दरअसल अनामिका कॉल सेंटर में काम करने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। एक बार देर रात अनामिका सेंटर से अपने घर की ओर जा रही थी जब मोनू, राजन और पिंटू तीनों ने मिलकर अनामिका को उठाया और फिर उसके साथ जानवरों सा सलूक किया और उसे अधमरा करके जंगल में फेंक दिया। बची खुची कसर जानवरों ने पूरी कर दी। अनामिका के पिता थाने के चक्कर काटते काटते थक गए, लेकिन जब उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने भी खुदकुशी करना ही बेहतर समझा। लेकिन अब अनामिका पिंटू और मोनू को तो मार चुकी थी और उसके सामने अब राजन खड़ा था। अनामिका धीमे धीमे राजन के करीब बढ़ रही थी। राजन जानता था कि ये अनामिका की आत्मा नहीं बल्कि उसकी मौत है, इसीलिए राजन पलटकर बाहर निकलने के लिए दौड़ा, लेकिन पीछे कोई दरवाज़ा था ही नहीं और राजन का सर दीवार में ज़ोर से टकराया और राजन बेहोश होकर गिर पड़ा। राजन को होश आया तो वो मोनू के घर में नहीं बल्कि जंगल में उसी जगह पर पड़ा था जहां उन्होंने अनामिका को फेंका था। कुछ ही पलों में राजन को उसकी तरफ आते भूखे प्यासे जंगली भेड़िए दिखाई दिए और फिर पहाड़ों में मिलने वाले सुकून और पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। पूजा, नमन और रोबिन तीनों को घूमने का बहुत शौक था। एक बार तीनों बस से हिमाचल की पहाड़ियों में घूमने निकले और तीनों ने पहाड़ पर ही एक शांत सी जगह पर कैंप लगाने की सोची और पहाड़ों की वादियों में तीनों को ऐसी एक शांत सी जगह मिल भी गई। तीनों ने मिलकर वहां कैंप लगाया और सर्दी के मौसम के मज़े लेने के लिए आग भी जलाई। आग के पास बैठकर तीनों गपशप कर ही रहे थे जब नमन ने रोबिन और पूजा से कहा कि वो भूतों से बातचीत कर सकता है और उन्हें यहाँ बुला भी सकता है। तो इस पर रोबिन ने हंसते हुए कहा, हाँ, चल बुला फिर तेरे भूत को। नमन ने कहा कि वो सच कह रहा है और रोबिन उसका मजाक न उड़ाई, लेकिन रोबिन लगातार नमन का मजाक उड़ाता रहा और अपनी बात को प्रूव करने के लिए नमन ने लकड़ी के एक टुकड़े से ज़मीन पर गोल घेरा बनाया और उसमें 3-4 जलते कोयले डालकर कुछ बुदबुदाना शुरू किया और कुछ ही पलों में नमन एक मशीन की तरह कांपने लगा। पूजा नमन को ऐसे कांपता देख पूरी तरह घबरा गई, लेकिन रोबिन को यही लग रहा था कि नमन नाटक कर रहा है। इसीलिए खड़े होकर रोबिन ने नमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बस कर भाई, हमें मालूम है तू अच्छी एक्टिंग करता है। रोबिन की ये बात ख़त्म हुई और नमन का थरथराना भी बंद हुआ और बैठे बैठे ही नमन ने गर्दन रोबिन की तरफ घुमाई। नमन की उन बदली सी गुस्से भरी आंखों में रोबिन को कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन रोबिन कुछ बोलता उससे पहले ही नमन एक अजीब सी आवाज़ में बोला, तुम लोगों ने गलती कर दी यहाँ आकर, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नमन की ये बदली आवाज़ सुनकर रोबिन थोड़ा घबराया और पीछे हटते हुए बोला,
भाई बहुत हो गया मजाक, अब बंद करिए सब। नमन धीमे धीमे घुटनों पर हाथ रखकर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और फिर बोला, तुझे मजाक लगता है ये सब? और इतना बोलकर नमन गुर्राने की आवाज़ के साथ साथ एक जहर सी मुस्कान मुस्कुराने लगा। और ये सब देखकर पूजा और रॉबिन काफ़ी डर चुके थे। दोनों हवा की घूंट भरते हुए पीछे की तरफ कदम खिसकाने लगे कि तभी अबे शकल तो देखो अपनी, कितने डरपोक हो तुम लोग। रॉबिन ने नमन की ये बात सुनकर चैन की सांस ली, लेकिन पूजा का ध्यान कहीं न कहीं तो गड़ा हुआ था। उसने नमन और रॉबिन को चुप कराते हुए कहा, नमन के पीछे एक अजीब सी औरत खड़ी है। रॉबिन ने ज़रा झांक कर देखा तो सफ़ेद कटी फटी साड़ी में एक औरत नमन से 20 कदम की दूरी पर खड़ी रॉबिन को दिखाई दी। लेकिन जैसे ही नमन ने पलटकर अपने पीछे देखा तो वो औरत एक पल में दौड़कर नमन तक आ भी गई और उससे टकराकर गायब भी हो गई। और नमन जैसे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। कुछ पल के इस नज़ारे ने पूजा और रॉबिन के दिल में डर भर दिया था। रॉबिन ने नमन को पुकारा, क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है ना? लेकिन नमन वैसे ही बेजान सा बिना हिले डुले पड़ा रहा। और रॉबिन ने जब धीमे धीमे आगे बढ़कर नमन को छुआ तो नमन एक झटके से ऐसे खड़ा हुआ मानो उसे किसी ने पकड़कर खड़ा किया हो। नमन को ऐसे अजीब तरह देखकर रॉबिन पीछे हटता हटता गिर पड़ा और नमन धीमे धीमे चलकर अपनी आँखों को बंद किए ही चलकर रॉबिन तक आया और ठीक उसके पास हिलता डुलता बैठकर रॉबिन के चेहरे के सामने चेहरा लाकर बोला, मैं मजाक नहीं करता। और इतना बोलते ही नमन ने अपनी आंखें खोली। उसकी बिना पुतलियों वाली बिल्कुल सफ़ेद आंखें देखकर रॉबिन की एक भयानक चीख उन वादियों में गूंज पड़ी और चीख के साथ ही नमन ने पास रखा पत्थर उठाया और दे मारा जोर से रॉबिन के सर पर। पूजा बेबसी के मारे दूर खड़ी ये सब देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही थी। पत्थर रॉबिन के सर पर नमन ने इतनी ज़ोर से मारा था कि रॉबिन तुरंत बेहोश हो गया। उसे होश आया तब पूजा उसकी ठीक बगल में बेहोश पड़ी थी और नमन ने अपना चेहरा जलते कोयलों पर रख रखा था। रॉबिन हिम्मत करके खड़ा हुआ और पीने का जितना पानी उनके पास था वो सारा उसने नमन पर उड़ेल दिया। पानी नमन को छूते ही ऐसी आवाज़ हुई मानो नमन न होकर कोई गरम तवा हो। लेकिन नमन का पूरा चेहरा भुन चुका था और बावजूद इसके रॉबिन के सामने नमन पहाड़ से नीचे कूद गया और रॉबिन कुछ नहीं कर पाया। जैसे तैसे रॉबिन वहाँ से पूजा को उठाकर अस्पताल लेकर पहुँचा और पुलिस को इसकी खबर की गई। लेकिन कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी नमन का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो औरत आखिर कौन थी जो नमन के पीछे खड़ी रॉबिन और पूजा को दिखाई दी थी? शायद ये रहस्य सिर्फ उन पहाड़ों को ही मालूम है।